नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन और मैं हूं आपकी वेस्ट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी मम्मा की डायरी, जिसको लिखा है अन्नू सिंह चौधरी जी ने। अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में। उन दिनों के दिन एक से लगते थे, रातें भी एक से लगती थी। सब कुछ ठहरा रहता था। वक्त कहाँ था, किस ओर जा रहा था, कोई खबर न थी। दुनिया में कितने तख्त पलटे और कितनी क्रांतियों ने सुर्खियां रंग डाली, उनसे मेरा कोई वास्ता न था। मैं पहले रांची में रही, फिर पूर्णिया चली आई। बच्चों को पहले ननिहाल का साथ मिला, उसके बाद दादा के घर की हलचल। वे अभी 5-6 महीने के हुए थे, लेकिन मुझे लगता था कि दुनिया से दूर, बहुत दूर रहते हुए कई साल हुए। मैं 1 साल से छुट्टी पर थी, या शायद उससे भी पहले से। लगता था कि अब लौट नहीं पाऊंगी। दिन के कुल मिलाकर 5 ही काम थे। बच्चों की भूख मिटाना, उन्हें सुलाना, उनकी सोसो पोटी साफ करना, मालिश करना, नहलाना और फिर उनकी भूख मिटाने का इंतजाम बन जाना। उत्सव का माहौल भी रहा होगा, संस्कार हुए होंगे, लोगों ने आकर बधाइयाँ दी होंगी, प्यार और आशीर्वाद लुटाया होगा, लेकिन उसमें से कुछ भी मुझे याद नहीं, या बहुत कम याद है। एक अजीब किस्म की तन्हाई याद है, अकेले पड़ जाने और पीछे छूट जाने का डर याद है। फिर एक दिन मैंने यूं ही दफ्तर में अपने बॉस को फ़ोन कर दिया। मैं लौट रही हूँ, आप मुझे रखेंगे ना? सिर्फ ये पूछा था मैंने। तुम लौटो तो तुम्हारी जगह किसी ने नहीं ली। जवाब से तसल्ली मिली कि बाहर भी एक दुनिया थी जहाँ कोई और वजूद भी था। मैंने ये नहीं सोचा कि जब मैं ऑफिस में रहूंगी तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतने महीनों से जो अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं देखा, तो न्यूज़ रूम में काम कैसे कर पाऊंगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसी जगह लौट जाने को बेताब थी जहाँ से निकल भागने के लिए सारी कवायद की थी। सच इज़ लाइफ, यही है मज़ेदार जिंदगी। अवसाद के साए अभी जाहिर नहीं हुए थे। वापस लौट कर दफ्तर गई तो वो दुनिया की सबसे हसीन जगह नजर आई। लगा कि जैसे किसी सुरंग से निकलकर रोशनी में आ गई हूँ, नहा गई हूँ। लोग, खासकर मेरी महिला सहयोगी जो अभी अभी मैटरनिटी लीव से लौटी थी, मुझे जहाँ वक्त मिलता वहाँ तसल्ली देते। तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, बच्चे सोने लगेंगे तो तुम्हारी नींद भी पूरी होने लगेगी, यू विल मैनेज। कैसे, ये कोई नहीं बता पाता। मैं दुगने उत्साह से काम में लग गई। घर में बच्चों का शोर होता, दफ्तर में न्यूज़ रूम और पीसीआर का। दोनों जगहों के शोर मेरे चुने हुए थे। एक वाक्या नहीं भूलता। मैं फिल्में बहुत देखती हूँ, शायद ही कोई अच्छी फिल्म छोड़ना चाहती हूँ। मैंने उन 2 सालों में कोई भी नई फिल्म नहीं देखी थी। चक दे इंडिया रिलीज हुई थी। मुझे हर हाल में वो फिल्म देखनी थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ी देर एक मायावी दुनिया में जाना चाहती थी। कम से कम इस यकीन के लिए कि स्टोरी टेलिंग का जुनून अभी भी बाकी है। फिल्म देखना मेरे लिए मनोरंजन का जरिया नहीं होता, किस्सा गोई के नए तरीके सीखने का जरिया होता है। फिल्म देखना मेरे लिए किताब पढ़ने जैसा है, और जिस तरह किताबें अकेली पढ़ती हूँ, मैं फिल्में भी अकेली देखना पसंद करती हूँ, और अपना पॉपकॉर्न भी किसी से नहीं बांटना चाहती। घर में बच्चों की दादी और नानी दोनों थी, इसीलिए फिल्म देखने जाना बहुत मुश्किल नहीं था। संयोग से उस दिन जन्माष्टमी थी और मेरी छुट्टी का दिन भी था। बच्चों को दोपहर में सुलाकर मैं फिल्म देखने चली गई। भाग कर नहीं गई थी, बता कर गई थी, लेकिन लौटी तो घर में हंगामा मचा था। मेरी माँ मुझ पर बहुत नाराज हुई और कहा कि मुझसा स्वार्थी उन्होंने कहीं नहीं देखा, जो अपने 8 महीने के बच्चों को छोड़कर फिल्म देखने चली जाए। सासू माँ भी चुप थी, उनकी चुप भी मेरी सजा थी। मैं बहुत दिनों के बाद खूब रोई थी और फिर बहुत दिनों तक खामोश हो गई थी। चुपचाप ऑफिस जाती, लौटकर बच्चों के पास होती। जितनी देर घर में होती उतनी देर कोशिश ये करती कि किसी और को, बच्चों को कोई काम न करना पड़े। सुबह जाने से पहले उसकी मालिश कर उनको नहला देती। शाम को लौटकर जैसे कहा जाता वैसे बच्चों और बड़ों के साथ पेश आती। मैंने ये मान लिया कि माँ बनने के बाद आपकी ज़िंदगी अपनी ख़त्म हो जाती है। आपके अपने शौक़ नहीं होते, आपकी अपनी ख्वाहिशें नहीं होती, कोई वक्त आपका अपना नहीं होता। कम से कम आपके आसपास के परिवार और समाज ने आपके लिए यही तय कर रखा है, और एक माँ के तौर पर उन नियमों को बिना शर्त पालन करने की उम्मीद आपसे की जाती है। मन इतनी तरह बुरे टूट चुका था कि एक दिन शरीर ने भी जवाब दे दिया। स्लिप डिस्क के साथ कई हफ्ते बिस्तर पर पड़ी रही।
अकेली खुद से जूझती रही। फिर एक दिन अचानक मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने उस फैसले से पहले किसी से सलाह नहीं ली। अपने ही परिवार में मैं कटी कटी रहती थी, अकेली। बच्चे थे इसलिए बोलने बतियाने की वजह थी, वरना चुप हो जाने के हजार कारण थे। ये अजीब किस्म का डिप्रेशन था। कभी सब ठीक लगता और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान मानने का जी करता। कभी लगता कि मैं किसी ऐसी खाई में गिरती चली जा रही हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं लगता रहता कि बीमार हूँ, बिस्तर से उठने की हिम्मत न होती, जीने का उत्साह रेतता सा जा रहा। और जो चीज़ इस अवसाद के सबसे ज़्यादा झटके बर्दाश्त कर रही थी वो था हमारा रिश्ता, शादी का रिश्ता। जिस शादी में खुमारी और जिस शादी पर यकीन करके हम दो जनों को दुनिया में ले आए थे, उसी शादी को बचाने के लिए ताकत लगानी थी। उसके लिए सबसे पहले अपने अवसाद को, पोस्टपार्टम अवसाद को समझना ज़रूरी था। मुझे लगता था कि उसके पास भाग जाने के कई बहाने हैं। वो हमेशा दूर दूर रहता। उसके पास दूर रहने की कई सारी वजहें थी। काम थे, माँ बाप और पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, दोस्त थे, दुनियादारी के कई काम थे। इस दूरी की तकलीफ को कम करने के लिए मैंने अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लिया। मैं पूरी तरह बच्चों में रमी हुई माँ थी। मैं धुरी थी या बच्चे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ने लगा कि अपने इस परिधि में धीरे धीरे उन लोगों का प्रवेश निषिद्ध हो गया जिन्होंने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों से जुड़ाव महसूस नहीं किया। मेरे दोस्त सिर्फ वही लोग थे जो सब्र के साथ मेरे बच्चों की बातें सुनते थे। मेरा परिवार सिर्फ उतना सा था जो ज़रूरत के वक्त मेरे काम आता था, खासकर मेरे बच्चों की बीमारी के वक्त। बच्चे उस दौर में मेरी बातें, मेरी सोच और मेरे वजूद का एक ऐसा हिस्सा बन गए थे कि मैं लिख भी रही होती तो उन्हीं की नज़र से उन्हीं को देखती हुए लिख रही होती थी। मेरा काम, मेरी ज़िंदगी, मेरे रिश्ते, मेरे सामाजिक संबंध, मेरे फैसले सब बच्चों से जुड़े थे। गर्भनाल कब की कट गई थी। मैंने खुद को बच्चों से मानसिक तौर पर अलग ही नहीं किया था। उन्हें मैं दो जगहों पर पाल रही थी, एक अपनी सोच के गर्भ में और दूसरा बाहर। मैं उन्हें कई कई बार पैदा करती थी, फिर उन्हें समेट कर अपने भीतर कर लेती थी, ये सोचते हुए कि ये दोनों अभी इतने निष्ठुर दुनिया के लिए तैयार ही नहीं हैं। मैंने बच्चों को कई जगह, कई शहरों में, कई बार शहर से दूर भी पाला। इसीलिए पोस्टपार्टम अवसाद यानी प्रसव के बाद होने वाला अवसाद भी मेरी ज़िंदगी में कई बार लौट लौट कर आया। एक बार फिर अपने डिप्रेशन का अंदाज़ा मुझे तब लगा जब बच्चे प्ले स्कूल जाने लगे थे। खुद रात के कपड़ों में उन्हें गाड़ी तक छोड़ने जाती तो बहुत अजीब लगता। मुझे लगा करता कि सारी दुनिया तैयार होकर कहीं न कहीं जा रही है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, ऑफिस जाती औरतों से मुझे एक रश्क होता। ज़रूर इसके साथ इसकी मदर इन लॉ होगी, कोई न कोई तो होगा। कल शाम ही तो देखा था पार्क में से अपने बच्चे के साथ। बच्चा किसके पास छोड़ा होगा। मैं बालकनी पर लटकी हुई आसपास की औरतों की कहानियां अपने दिमाग में बुनती रहती। गली से बाई और तीसरे मकान की पहली मंजिल की बालकनी में जो है वो हाउसवाइफ है। वो दिन भर घर की चादरें धोती और सुखाती रहती है। गली से दाएं पहले मकान की दूसरी मंजिल पर रहने वाली पक्का गुड़गांव जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे एक चाइल्ड सीट और एक प्रैम रखा रहता है। ऊपर वाली आंटी अपनी बहू के साथ रहती हैं। उन दोनों को आपस में कितना सुख होगा। उनका बच्चा दोनों मिलकर संभाल लेते होंगे। ये और बात है कि बहू ने एक दिन घर छोड़ दिया और परिवार भी। पता नहीं किसने किसको छोड़ा या बांधे रखा, लेकिन वो कहानी फिर सही। मूल बात यह है कि जितनी देर में बच्चे स्कूल से आते उतनी देर में मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे वक्त के सदुपयोग की खुशबू आती हो। जो बचा कुचा वक्त होता वो घर संभालने और आया के साथ माता बच्ची करने में चला जाता था। बच्चों के लौट आने के बाद उन्हीं के साथ पूरी दोपहरी सोती रहती। फिर शाम को उन्हीं के साथ पार्क के चक्कर काटती हुई पड़ोसियों को लेकर बुनी हुई अपनी काल्पनिक कहानियों की सत्यता की पुष्टि करती थी। एक और काम करती थी उस बीच। जो भी माँ मिलती उससे पूछा करती कि आखिर तुम मैनेज कैसे करती हो। ये औरत मेरी काम वाली सुजाता, कचरे वाली शांति, धोबिन गोमती और गार्ड की पत्नी रेणु भी होती थी। और ये औरतें ऐसी सहेलियां या बैचमेट्स भी होती जिनमें कोई सीओई होता, कोई आईएएस। सबसे ज़्यादा मुझे उन माओं को देखकर हैरानी होती थी जो लगातार कुछ न कुछ रच रही थी, निरंतर। कंपनियां, टीमें, कहानियां, कविताएं, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, किताबें। फिर ये डिप्रेशन कहाँ से आ रहा था। मैं कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी क्यों पीठ का दर्द लौट लौट आता और मुझे बेड रेस्ट की हिदायत दे दी जाती। मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा था। डॉक्टर के पास जाती तो बताया जाता कि नज़र का चश्मा तो वही है, नज़र बदल रही हो तो उसका ध्यान रखो, नींद पूरी लो, तनाव से बचो। तनाव से बचो।
लेकिन कैसे? कहीं तुम्हारे सपने बहुत बड़े तो नहीं? तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो क्या? एक डॉक्टर ने मुझसे ये भी पूछा। पूरी दुनिया मुझे बीच में अकेली छोड़कर भागती जा रही थी। सबको अपने अपने काम थे, सबके पास अपने अपने हिस्से का वक्त था किसी न किसी को देने के लिए। सबके पास हर सुबह उठकर जीने के लिए ढंग की अनुशासित जिंदगी थी। सबके बैंक अकाउंट्स में पैसे थे, सबके पास अच्छे कपड़े थे, सबके पास सब कुछ था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास सिर्फ बेचैनियाँ थी। ये बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका मदरहुड से कोई रिश्ता नहीं है। पोस्टमार्टम अवसाद के लक्षण किसी को नहीं दिखते, हमें भी नहीं। नई माँ से बस ये अपेक्षा कर ली जाती है कि वो बच्चे की देखभाल कर रही है, तो यही उसकी इकलौती जिम्मेदारी है, ज़रूरत भी और शौक भी। नई माँ खुद भी यही मान लेती है। उसके पास दोस्त नहीं होते, दोस्ती निभाने का वक्त नहीं होता। दोस्ती तो छोड़ दीजिए, शादी निभाने का वक्त भी नहीं होता। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि पोस्टमार्टम अवसाद सिर्फ महानगरीय औरतों को होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हमारी नासमझी पर हंसूं या रोऊं। शहर की औरतों के लिए तो फिर भी पार्क होते हैं, दोस्तों से जुड़ने का कोई न कोई जरिया होता है, खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके होते हैं, या फिर एक नौकरी होती है जो थकान के बावजूद एक सुकून देती है कि बंद घर से बाहर एक दुनिया है। छोटे शहर की बाकी किसी माँ या होने वाली माँ से पूछ लीजिए, उसके पास दिन काटने की मजबूरी के अलावा कोई और वजह नहीं होती। इतने सारे काम तो होते हैं बच्चों के साथ, बच्चे चैन से ही कब लेने देते हैं? वक्त ही कहाँ होता। अवसाद अपने इलाज के लिए और दूसरा क्या मांगता है, चैन और वक्त के अलावा? अपने बच्चे को बड़ा करते हुए हर दिन एक माँ के लिए एक नया दिन होता है। उसकी जिम्मेदारियों का कोई अंत नहीं होता। जिस वक्त उसे थोड़े से ख्याल और स्नेह की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो बच्चों में लगी रहती है। बाकी जिम्मेदारियाँ तो खैर होती ही हैं। घर परिवार होता है, बेशक ये अपने परिवार से बॉन्डिंग का अच्छा वक्त होता है, लेकिन औरत को उस वक्त किसी ऐसी की ज़रूरत होती है जो अवसाद से निकलने में उसकी मदद करे। थकान माँ को चिड़चिड़ा और परेशान बनाती है, और एक थकी हुई माँ की परेशानी कोई और समझता हो न हो, उसका नवजात ज़रूर समझता है। बच्चे हमारी सोच, हमारे बर्ताव का आईना तभी से हो जाते हैं जब से उन्हें अपनी भी समझ नहीं होती। नवजात भी स्ट्रेस के लक्षण पहचानते हैं। माँ के स्ट्रेस की कई वजह होती है। वो शरीर जिस पर मातृत्व ने बहुत सारे दाग छोड़ दिए और शरीर तक को बेगाना बना दिया। वो परिवार जो बच्चे पर पूरा ध्यान देता है और माँ को अकेला छोड़ देता है। वो पति जिसे माँ की थकान का अंदाज़ा ही नहीं। वो रातें जो उसने जाग कर काटी हैं। वो दिन जब उसके बाजू बच्चे को थामते हुए, रसोई समेटते हुए, घर और बाहर के काम करते हुए हमेशा दुखते रहते हैं। वो पीठ जो उसी के शरीर का बोझ लेने से इनकार करने लगी है। यह स्ट्रेस कई सारी बीमारियों और अवसाद के रूप में दिखाई देती है। इसके लक्षण भी हर स्त्री में अलग अलग होते हैं। क्या पोस्टमार्टम अवसाद से बचा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक माँ को जल्द से जल्द इस हालत से बाहर निकलने में मदद ज़रूर की जा सकती है। आप अगर किसी भी नई माँ को जानते हैं और उसकी परवाह करते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ दीजिए उसे, अपना थोड़ा सा वक्त। ये उस माँ के लिए सबसे कीमती तोहफा है, उसकी इमोशनल हीलिंग का इकलौता ज़रिया है। और अगर आप माँ हैं तो मदद मांगिए। अकेले पूरी दुनिया का बोझ अपने माथे पर लेकर चलने के भ्रम में जीना खुद से की हुई एक सबसे बड़ी ज्यादती होगी। मैंने कहाँ और किससे किससे मदद मांगी, ये आने वाले चैप्टरों में बताऊंगी, लेकिन आप तय कर लीजिए कि किसे और कब कब अपने हिस्से का थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा वक्त देना है, और कहाँ से प्यार और वक्त डिमांड करना है, मांग कर हासिल करना है। अगर घर में एक छोटा बच्चा बड़ा किया जा रहा होता है, तो एक नई माँ भी तो साथ साथ बड़ी हो रही होती है। एक माँ को भी तो साथ साथ बड़ा होना होता है। इसीलिए सबसे पहली मदद अपने पति से मांगिए। मुमकिन है कि ये बात झगड़े का सबब बने, बहुत सारी बहस की वजह बने। मुमकिन है कि इससे बात और बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी खामोश हो जाने से बेहतर है लड़ना, झगड़ना और बोलना। मैं बहुत लंबे समय तक खामोश रही, इसीलिए बहुत लंबा वक्त लगा उभरने में। जितनी कहानियाँ परवरिश से जुड़ी होंगी, उतनी ही कहानियाँ उन माँओं के अवसाद से बचने के तरीकों की भी होंगी। वैसे रिश्तों की कहानियाँ भी सुनी जो बच्चों के आने के बाद संभले नहीं, बल्कि पूरी तरह तबाह हो गए। इसीलिए क्योंकि इस मुश्किल वक्त से जूझने का, इससे बाहर निकलने का कोई निर्देश पत्र पेरेंटिंग गाइड के साथ नहीं आता। जब सब माएँ बच्चों को क्या खिलाएं और किस तरह उन्हें बुरी आदतों से बचाएं और किस तरह उन्हें पॉटी ट्रेन करें, पर आपस में सलाह मशविरा कर रही होती हैं, तो अपने पति को किस तरह अपनी पेरेंटिंग का हिस्सा बनाएं, पर भी उतनी ही संजीदगी से विचार करें।
कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम अपने रिश्तों में एक दूसरे से सीख रहे होते हैं उम्र भर, और यही रिश्तों को खास बनाता है। बच्चे आते हैं तो रिश्तों की नाजुक तासीर समझ में आती है, क्योंकि बच्चे हमें सिर्फ एक जगह ही नहीं कई जगह बांधते हैं। बच्चों का अपने पिता, दादा दादी और परिवार के बाकी लोगों के साथ कैसा रिश्ता होगा, ये माँ तय करती है। इस पर किसी का वश कम ही चलता है। इसीलिए यदि माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सबसे जोड़ कर रखे, बच्चों के हिस्से में सभी रिश्तों का सुख दे, तो ये परिवार का कर्तव्य भी बनता है कि माँ को परिवार में उसकी मुकम्मल जगह और इज्जत दोनों बख्शी जाए। अपने अवसाद के दिनों में मैंने प्रोफेशनल मदद ली और कई लोगों से मिली, उनसे उनके रिश्तों के बारे में बात की, अवसाद का पैटर्न समझने की कोशिश की। इन सारे किस्सों के बीच एक ही बात समझ में आई है, पेरेंटिंग वैवाहिक जीवन का आखिरी मुकाम नहीं, पहली मंजिल होना चाहिए। पोस्टपैरेंटम अवसाद का ये सबसे बड़ा सबक होता है। इसके आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सुनते रहिएगा वैष्णवी को। धन्यवाद।